एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं बात में दम है, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने नया बवंडर खड़ा कर दिया है। 450 पन्नों की रिपोर्ट कई सनसनीखेज खुलासों से भरी हुई है, जिसमें पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर न सिर्फ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने बल्कि सुनियोजित तरीके से संभल की डेमोग्राफी बदलने के आरोप लगाए गए हैं। ये बड़े आरोप हैं। इसी को लेकर संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी भी क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलने नहीं देगी और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। इसके अलावा और बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही, विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आई और ये रिपोर्ट क्या कहती है, आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। संभल की डेमोग्राफी में बदलाव, यूपी की सियासत में नया बवाल, हिंदुओं की घटी आबादी पर सवाल, योगी का सपा कांग्रेस पर प्रहार। उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी बदल गई है। संभल हिंसा पर बनी कमेटी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। संभल में हिंदू आबादी घट गई। रिपोर्ट की माने तो संभल नगर पालिका क्षेत्र में हिंदू आबादी आजादी के समय 45% थी। अब ये घटकर 15% रह गई है। बदली डेमोग्राफी को लेकर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार के समय साजिश हुई और दंगों में हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। संभल की रिपोर्ट में डेमोग्राफिक बदलाव को साजिश बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 1947 में संभल में हिंदू 45% थे, जबकि मुस्लिम 55% थे। आज हिंदू घटकर 15% रह गए। मुस्लिम की आबादी बढ़कर 85% हो गई। जांच समिति ने इसे व्यवस्थित परिवर्तन माना, जिसमें हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और आबादी का एथनिक क्लीनिंग जैसा असर हुआ। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार डबल इंजन की सरकार है। क्या किया? रोकने का क्या प्रयास किया? कौन सा काम किया? कौन सी योजना? संभल की, क्योंकि इस वक्त 450 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ ऐसा लीक हुआ जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है, जिसमें डेमोग्राफिक चेंज को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, पलायन को लेकर सवाल बना हुआ है, संभल हिंसा को लेकर सवाल बना हुआ है, संभल में हो रहे दंगों को लेकर सवाल बने हुए हैं और हिंदू टारगेट को लेकर सवाल बने हुए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवाऊंगी। रत्नेश मिश्रा, नेता बीजेपी के हमारे साथ, और शौकत अली, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर हमारे साथ हैं। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। यूसुफ अंसारी, एडिटर नेशनल अफेयर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सीधा सवाल रत्नेश जी आपसे, क्योंकि हम कह रखे हैं ना कि 450 पन्नों की रिपोर्ट और 78 वर्षों का पुराना सच, आज उसी को लेकर बात हो रही है। लेकिन उससे पहले कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी वो सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में इसलिए कि सबसे पहले वो रिपोर्ट इतनी खास, इतनी सीक्रेट और इंपॉर्टेंट थी तो लीक कैसे हो गई? दूसरी चीज, उसमें जो तमाम बातें थी वो कैसे निकल कर बाहर आ गई? और उसी के साथ इस कमेटी में जो सदस्य थे उसको लेकर भी सवाल उठ रखे हैं। माना जा रहा है पारदर्शी तरीके से इस रिपोर्ट को बनाया भी गया या नहीं, वो भी प्रश्न चिन्ह है। तो सबसे पहले अगर ये स्थिति साफ हो जाए, फिर हम रिपोर्ट से जो चीजें बाहर निकल कर आई उस पर चर्चा शुरू करेंगे। रत्नेश जी। अनम्यूट कर लीजिए रत्नेश जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। मेरी आवाज जा रही है बाप? यस यस, बोलिए। अर्चना जी देखिए,
अर्चना जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। जी। देखिए अर्चना जी, विपक्ष ने जिस तरह से मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स की है, वो हर एक चीज में उनको संशय नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्योंकि उन सारी चीजों से उनके कुकृत्य और उनके कुकर्म सामने आते हैं। और देखिए, संभल हिंसा जब हुई तो कहा गया कि ये सरकार ने कराया, ये पुलिस ने कराया, लेकिन स्थिति क्या निकली कि आपस में ही लोगों ने एक दूसरे को मार दिया था ताकि हमारी सरकार को और हमारे प्रशासन को बदनाम किया जा सके। अब सबसे बड़ी बात है कि संभल में हिंसा होने के पश्चात जो जांच आयोग की रिपोर्ट आई अर्चना, और जिसमें यह दावा किया गया कि संभल में अब केवल हिंदुओं की आबादी 15% बची है। या तो वहां के हिंदुओं ने पलायन कर लिया या तो उनको मार दिया गया। और ये सब कुछ हुआ पूर्ववर्ती कांग्रेस और सपा की सरकारों में। और किस लिए किया गया? तुष्टीकरण की राजनीति और हिंदुओं के प्रति जो उनका भेदपूर्ण रवैया अपनाकर जो वहां की जननांकी को बदला गया। और ये बड़ी साजिशन किया गया अर्चना जी, जी। ताकि 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 वहां के जननांकी को बदलकर वहां का राजनीतिक लाभ उठाया जा सके, और इसके लिए निर्जातीय संघर्ष को रत्नेश भी जी, एक माध्यम आपने बनाया सबसे गया। पहले ये नहीं बताया कि आपकी इतनी सीक्रेट रिपोर्ट लीक कैसे हुई। दूसरा, आपने ये भी नहीं बताया कि उसमें जो कमेटी के सदस्य थे उनको मैं लेकर आ रहा हूं, निष्पक्षता से मैं आ रिपोर्ट रहा हूं बनी अर्चना या जी। नहीं, उसको लेकर सवाल अर्चना उठे। जी, मैं आ पहले रहा हूं। वो तो स्पष्ट करिए ना, उस पर तो आपकी जवाबदेही है। अरे अर्चना जी, मैं आ रहा हूं ना। नहीं, नहीं, उसी से क्या शुरू क्या करते हैं। देश मेरा के पहला लोगों को सवाल नहीं वो क्या था। नहीं क्या देश के लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि क्यों हिंदुओं की आबादी वहां पर 45% से केवल 15% बची है? ये लोगों को नहीं पता चलना तो आप चाहिए पूरी क्या? रिपोर्ट सार्वजनिक कर तो देते, पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते रत्नेश जी। अरे बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरी की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। ओके। पूरी की पूरी रिपोर्ट देश और प्रदेश के लोगों को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हिंदुओं को काटा, मारा और पलायन करने पर मजबूर किया है जिहादी ताकतों ने समाजवादी पार्टी के संरक्षण से। और जो 15% हिंदू वहां पर अर्चना जी बचे भी है ना, हाँ जी। वो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पूज्य गुरुदेव महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात रुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का आश्वासन मिला कि सरकार उनको सुरक्षा देगी और उनको संरक्षण देगी। नहीं तो ये 15% भी पलायन कर जाता है करके 2017 में समाजवादी पार्टी रिपीट कर जाती तो। और यही कारण है कि वो प्रत्येक हिंदू जिसने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सच्चाई को जाना है, उनके सच्चे रंग और रूप को देखा है, उसने उनको चुनाव में नकारा है और आगे भी नकारेगा। ठीक है, क्योंकि ठीक ये है। ये ओके। दोनों पार्टियां बहुसंख्यक हिंदू के विरोध में खुलकर बोल रही हैं और खुलकर काम कर रही हैं। ठीक है। डीपी यादव जी, आप समाजवादी पार्टी से हमारे साथ बैठे हुए हैं। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, एक कमेटी बनती है, उसमें चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद सारे फैक्ट्स फिगर चेक किए जाते हैं, उसके बाद तमाम पहलुओं को देखने के बाद एक चीज निकलकर सामने आती है कि संभल में तुर्क और पठानों का वर्चस्व रहा। इसके अलावा वहां पर जो हिंदू थे उनके लिए साजिश रची गई, दंगे किए गए, बाहर से लोगों को बुलाया गया, यानी कि संभल में कुछ तो सुनियोजित तरीके से चल रहा था, ये आज मुख्यमंत्री ने भी कहा। तो आप इस बात को नकारते हैं, मानते हैं? अनम्यूट करिए डीपी यादव। अनम्यूट नहीं हुआ डीपी जी, आप अनम्यूट करिए तब आपकी आवाज पहुंचेगी। चलिए डीपी यादव जी, आपकी आवाज एक बार चेक करवा लेते हैं। मैं वापस आऊंगी इसी सवाल के साथ, बरकरार रखिएगा इस सवाल को। संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले चंदांशु जी से मैं ये समझना चाहूंगी, हिंदुओं की बात हो रही है, 45% आबादी 15 में सिमट कर रह गई, हिंदुओं को निशाना बनाया गया, सब सुनियोजित तरीके से था। ये जो रिपोर्ट से फैक्ट्स बाहर आ रहे हैं, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी कि संभल में अब भी कुछ सुनियोजित चल रहा है? ये संभल की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है। ओके। पूरे देश में भी जहाँ जहाँ हिंदू संख्या ज्यादा रही, अगर 5% भी मुस्लिम रहे, आजकल उनका बाहुल्य है। और अभी रत्नेश जी बिल्कुल सच बात बोल रहे थे, सच बात किसी को बोलना चाहिए। आपने भी देखा उधर मुजफ्फरनगर की तरफ की जितनी घटना, जिस तरह से घटनाएं लगातार हो रही थी, लगातार घर में वही कश्मीर वाली हालत हो रही थी, उनके यहाँ चिट चपकाया जा रहा था कि घर या तो छोड़ दो या इस्लाम कबूल करो, ऐसी दशा बिल्कुल चालू हो चुकी थी।
तो आंकड़े को छोड़ दें, ये जमीनी स्तर पर अगर देख ले, कोई भी देख ले, हर किसी को पता है कि मुस्लिम समुदाय जहां पर है वह लगातार या तो मुसलमान बना रहा है या काफिरों को काट रहा है। वो अपने काम पर जुटा हुआ है, लगा हुआ है। हमारे देश की यहाँ की पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं निजी लाभ के लिए, निजी तुष्टीकरण के लिए, अपने कुर्सी के लिए सब जान करके सब नजरअंदाज कर रही हैं। स्पष्ट बात यह कहें, मुस्लिम समुदाय जो राष्ट्रवाद को हराता है, राष्ट्रवादी विचारधारा को हराता है, वह उसके अगेंस्ट जाकर के उसके साथ, जो हराता है उसके साथ खड़े होते हैं। उसको राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, उसको पता है कि तुष्टीकरण वाले लोग होंगे तो स्वाभाविक सब मिलेगा। अब आपने सुना होगा कि सदन में खड़े होकर के मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं हिंदू विरोधी हूं, मैं मुस्लिमों का पक्षकार हूं, इससे विश्वास है उनको और लगातार इसीलिए समर्थन उनको कहीं कहीं दे रहे हैं, खड़े हैं सब लोग। तो मेन कारण यही है कि वास्तव में पलायन करते जा रहे हैं, और जो संभल की बात कह रहे हैं वो इसका ही है, वहां से लगातार हिंदू पलायन कर रहे हैं और मजबूर किया जा रहा है उनको। अभी थोड़ी है इस पॉइंट पे मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है, आप बने रहिएगा महाराज हमारे साथ। डीपी यादव जी, आवाज आपकी आ गई है, अब जरा जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा था कि एक कमेटी गठित की गई, वो फैक्ट चेक करती है, तमाम चीजों को देखती है, हर पहलू के बाद जो बातें निकलकर सामने आई, समाजवादी पार्टी इस बात को नकारती है या मानती है? जी अर्चना जी नमस्कार। जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्कार अर्चना जी, आज एक बहुत बड़ा दिन है। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है, जो पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। मैं समस्त देशवासियों को इस दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को सशक्त नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत सरकार से ये मांग भी करता हूं कि उसने बहुत से लोगों को भारत रत्न दिया है, मेजर ध्यानचंद को भी भारत की सरकार भारत रत्न देने का नाम करे। उन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम गौरवान्वित किया है, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारत की सरकार उनको भारत रत्न देगी। अब मैं आता हूं आपके मूल प्रश्न पर अर्चना जी। अभी चंद्रांशु महाराज जी ने तमाम अनर्गल और मिथ्या आरोप लगाए माननीय नेताजी श्रद्धेय श्री मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर। मैं इनको कहता हूं कि नेताजी के ऊपर एक झूठी टिप्पणी ना करे। पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से नेताजी ने क्या क्या बातें कही, क्या नहीं कही, अगर उसमें मैं जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। देखिए, जब जब चुनाव आता है तो ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं वो पिछले दरवाजे से हिंदू मुस्लिम करने का काम करती है। क्या बात कर रहे हैं आप डीपी यादव जी, आप क्या बात कर रहे हैं? एक आबादी जो 45% थी, यानी कि 45% थी, वो सिमट कर रह गई 15%। आप क्या चाहते हैं कि इस पर बात ना हो? एक डेमोग्राफिक बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, आप क्या चाहते हैं उस पर चर्चा ना हो? आप उसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम कहकर नकार देंगे डीपी यादव? बिल्कुल, सुन लीजिए अर्चना जी, पूरी बात सुन लीजिए। आप जो है डिपेंड करिएगा, आप जो इंटरप्ट करिएगा, लेकिन थोड़ा सी बात मेरी आ जाने दीजिए ना, मेरी भी आवाज को दबने मत दीजिए ना। थोड़ा मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप तो जो जमीनी हकीकत को समझने वाले बहुत जो है सीनियर एंकर हैं, आप जब मौका देती है, मेरा आग्रह कि मुझे भी थोड़ा मौका देखिए। इस रिपोर्ट की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है कि ये रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी। गोपनीय रिपोर्ट को किस प्रकार से विशेष सूत्रों द्वारा सार्वजनिक करने का काम किया जा रहा है, खेला जा रहा है कि लोगों के बीच में ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पूरी तौर से गलत रिपोर्ट है, ये हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रह रहे हैं। अभी चंद्रांशु महाराज कह रहे थे किस प्रकार से एक विशेष समुदाय के ऊपर आरोप लगा रहे थे। पता है चंद्रांशु महाराज जी, लोगों का कितना योगदान है इस देश को आजाद कराने में, अंग्रेजों की गुलामी से इस देश को बहाल कराने में? आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि आप लोग झूठी और मनगढ़ंत बातें समाज के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि किस प्रकार से इस देश के अशफाक उल्लाह खान ने अपनी जान की बाजी दी थी आजाद कराने में। अल्लामा इकबाल का क्या योगदान है इस देश में, आपको शायद ये सारी बातें नहीं पता है। केवल टीवी चैनल पर बैठ जाइए, इधर उधर की बातें करिए। डीपी यादव जी, आप ये बताइए, टीवी चैनल पर बैठी या नहीं बैठी है, ये मुद्दा तो है कि डीपी यादव जी जो साक्ष्य सामने आ रखे हैं, जो तमाम चीजें इतिहास के पन्नों पर लिखी हुई हैं, उनको भी नकारेंगे आप कह देंगे, आप दिन को रात कह देंगे तो हो जाएगा क्या? जी, अगर इतिहास को आप खोदेंगी, खंगालेंगी तो बहुत से मलबे बवाल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? दलितों, पिछड़ों और किसानों मजदूरों के ऊपर किन लोगों ने सदियों से
हमला किया है, किन लोगों ने अत्याचार किया, उस पर बात करेंगे आप? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? पिछड़ों के लिए जब मंडल कमीशन बना था और केवल एक रिपोर्ट लागू हुई थी 7 अगस्त सन 1990 को जनता दल की सरकार ने लागू किया, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनसे समर्थन वहां पर ले लिया था। पिछड़ों की हितैषी है ये? नहीं हितैषी है पिछड़ों की, ये दलितों की हितैषी है ये पार्टी। दलितों के ऊपर आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में सबसे अरे मुख्यमंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, आपकी सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है क्या डीपी यादव जी? आप उस पर नहीं जवाब देंगे? अर्चना जी, जिस प्रकार से ये गोपनीय रिपोर्ट थी, हिंदुओं के लिए इनसे एक शब्द नहीं बोला जाएगा अर्चना जी। ये हिंदुओं को दलित, पिछड़ा और सवर्ण बताएंगे, लेकिन हिंदू को हिंदू मानने को तैयार नहीं होंगे। लोगों के बीच में हिंदुओं को बांटेंगे। इनका प्रेम है अहमदिया के प्रति, इनका प्रेम है बरेलवी के प्रति, इनका प्रेम है शिया के प्रति, इनका प्रेम है वहाबी के प्रति, इनका प्रेम है सुन्नी के प्रति। ये मुझे ठीक है, एक सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, एक एक कमेंट में सबसे लोग डीपी यादव जी, आप कम से कम हिंदुओं को लेकर तो कुछ कह देते। कम से कम जो 45% की आबादी वो 15 रह गई, उस पर तो कम से कम आपको कुछ कहना चाहिए, या आप सिर्फ इसको राजनीतिक दायरे में लाकर हिंदू मुस्लिम करके खत्म कर देंगे? और ये मसला डेमोग्राफिक बदलाव का है, आप इसको भी हिंदू मुस्लिम की शक्ल अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, कम से कम फैक्ट्स पर तो बात करिए डीपी यादव। संजीव कौशिक जी, 1 सेकंड, मैं आऊंगी अब आपके पास। अब आपको थोड़ा रुकना होगा डीपी यादव, थोड़ा संयम बरतिए, मैं आऊंगी आपके पास। आती हूँ, आपकी एक बात पहुंच गई मुझ तक, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संजीव कौशिक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हम कहते हैं कि डेमोग्राफिक बदलाव ने जो डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर साजिश या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दोनों चीजों को अगर हम देखें तो इसमें क्या सही क्या गलत नजर आता है? देखिए अर्चना, यह बेहद चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री देश के लाल किले के प्राचीर से देश के डेमोग्राफी के बदलने पर चिंता व्यक्त करते हैं, जबकि सब जानते हैं कि सारी ताकतें उनके हाथ में हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के किसी जिले के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए चिंतित हैं और उस पर वो सवाल खड़े करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मजबूत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यदि ये नहीं रोक पा रहे हैं तो कौन रोक पाएगा? क्या इस सवाल का जवाब विपक्षी पार्टी से पूछा जाएगा? ये बेहद चिंता की बात है कि संभल में सचमुच में आजादी के वक्त यदि 45% के आसपास में हिंदुओं की जनसंख्या थी और वो यदि 15-20 के आसपास में सिमट के रह गया है, तो आखिर बाकी लोग पलायन किए या दूसरे धर्म को कबूल कर लिए या वहां मार दिए गए, ये तो चिंता की बात है। लेकिन कब तक हम इस तरह के दंगे का इंतजार करते रहेंगे कि 2024 में नवंबर में दंगे होंगे, उसके बाद में एसआईटी या न्यायिक कमीशन की गठन होगी और उसमें ये बात सामने निकल के आएगा। सूबे के मुख्यमंत्री को बड़े मजबूती के तौर पर जाना जाता है और मजबूत मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन आखिर इस तरह के बातों के रहस्योद्घाटन के लिए क्या दंगा होना जरूरी है? जब कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो पता चलता है कि उसका घर अवैध जगह पे बना हुआ है, फिर उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। आप पहले क्या कर रहे थे? जब छांगुर बाबा का दोनों आपस में रंजिश की वजह से उनका भेद खुलता है तो आप कहते हैं कि विदेश से फंड आ रहा था, तो फिर सरकार क्या कर रही थी? 2020 से यदि वो घर बना रहा था तो सरकार क्या कर रही थी? तो सरकार, देखिए, ये एक ऐसा लीपापोती को कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, ये एक ऐसी बात है कि सरकार अपने क्षमता को छुपाने के लिए सामने वाले पे वार कर रही है। ठीक है, रुकिए यहीं पर। ओके संजीव कौशिक जी, यहीं रुकिए। रत्नेश मिश्रा जी, टूल किट बना दिया है आपने, इन मसलों को लिपापोती करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और सिर्फ टूल किट बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इस पर 30 सेकंड का जवाब दीजिए। फिर फाजिल अहमद, हमारे खास मेहमान, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है फाजिल जी आपका, आऊंगी आपके पास। रत्नेश जी जल्दी से काउंटर करिए। अर्चना जी, ये रिपोर्ट इसीलिए आई जब इस प्रकार की घटना हुई और सरकार का ध्यान गया तो सरकार ने वहां पे जांच कराई और न्यायिक आयोग का गठन करके वहां की डेमोग्राफी और वहां पे ये दंगे क्यों हुए इसलिए जांच कराकर उसके तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई और प्रयास शुरू किया। अब जहां तक बात है कि संजीव जी कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं किया गया, अरे भाई, तो हमारी 2017 में मजबूत सरकार आई, उसके बाद से हमने काम करना शुरू किया। 1947 से लेकर लगभग 1985 तक तो कांग्रेस की सरकारें रही, उसके बाद सपा की सरकारें रही, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई तो उसमें भी अन्य चीजों पर काम किया गया। हमारी सरकार ने बाबरी विध्वंस में जो कलंक था हिंदुओं पर उसको मिटाया और उसके बाद आगे काम कर रहे हैं। अब उन 15% को हम 45 तक नहीं पहुंचाएंगे संजीव जी, चिंता मत करिए। जिन लोगों ने हिंदुओं को काटा है, मारा है या उनको
पलायन करने पर मजबूर किया है, सब ठीक है, ओके, यानी कि रत्नेश मिश्रा कह रहे हैं कि हमारी सरकार को जब मौका मिला तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। पहले बाकी सरकारें रही, पूर्ववर्ती सरकारें रही, उनकी सरकारों का खामियाजा है कि आंकड़ा 45 से 15 रह गया। ठीक है रत्नेश जी, ओके, मेरे को आपका जवाब मिल गया, रुक जाइए। फाजिल, ओके रत्नेश मिश्रा, मिल गया आपका जवाब, अब रुकना होगा। फाजिल जी, डेमोग्राफिक बदलाव की बात हो रही है, हिंदुओं की आबादी कम होने की बात हो रही है, हिंदुओं के अल्पसंख्यक रहने की बात हो रही है, जिसमें बाहर के कनेक्शन, दंगे, साजिद, सब कुछ सुयोजित तरीके से हो रहा है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप सचमुच में इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि वाकई में जो ये परसेंटेज का बदलाव है ये साजिशन किया गया? सुनियोजित था फाजिल जी या नहीं? अनम्यूट करिए। सुनियोजित था या नहीं? फाजिल जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, फाजिल जी के पास नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस लौटूंगी फाजिल जी इसी सवाल के साथ, लेकिन अब डीपी यादव जी वापस आपके पास आऊंगी। पूर्ववर्ती सरकारों में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, ये खुले मन से मुख्यमंत्री ने कहा, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई, ये खुले मन से कहा, और ये जो डेमोग्राफिक बदलाव कर रहे हैं अब इन्हीं का पलायन होगा, ये भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जवाब दीजिए, आपकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, जवाब तो देंगे ना? ये तो 78 वर्षों पुराना सच है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बता रहा हूँ, एक एक सवाल का जवाब दूंगा। अर्चना जी देखिए, ये पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों ने विकास के कार्य किए, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज देश को पीछे ढकेल दिया। आज अमेरिका हमको हाथ दिखाने का काम सवाल पूछे, विकास पे चलेंगे। अरे अब मैं बता रहा हूँ भाई, आप शांत रहिए ना, मैं आपके बारे में नहीं बोला। ये हिंदुओं की डेमोग्राफी चेंज करने वाला विकास था, सही बात कह रहे हैं। बहुत सारे हिंदू जिसको समझता हूँ, स्वर्ग और एक विशेष समुदाय का विकास किया गया, विशेष स्वर्ग और विशेष समुदाय का विकास किया गया, मतलब जाति विशेष ऐसा विकास किया गया कि हिंदुओं की आबादी घट गई। का काम करते ऐसा कौन सा विकास होता है जिससे आबादी घटती है भैया? मनुवादी लोगों को, सामंतवादी लोगों को ये देश समझ चुका है, दलित पिछड़ा जात अरे भैया, मुझसे ज्यादा अम्बेडकर को नहीं जानते होगे तुम, हमसे मुझसे ज्यादा अम्बेडकर को नहीं जानते होगे तुम। अभी पूछ रहा था अम्बेडकर किन किन विश्वविद्यालयों में पढ़े थे, तो अब्बा डब्बा डब्बा करने लगोगे। जानते हैं ठीक है, सूत्रों को लेकर अम्बेडकर ने अपनी किस किताब में सूत्रों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, तो अब्बा डब्बा झब्बा करने लगोगे। समाजवाद को लेकर अम्बेडकर जी के क्या विचार थे पूछ लूंगा, तो अब्बा डब्बा झब्बा करने लगोगे। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ठीक है, रत्नेश मिश्रा जी बोलने दीजिए, एक सेकंड। रत्नेश मिश्रा बोलने दीजिए रत्नेश मिश्रा, मैं आऊंगी आपसे जवाब दूंगी। प्लीज समय जाया ना हो। रत्नेश मिश्रा बोलने दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके पास, तब आप काउंटर कर लीजिएगा। नहीं, डोंट इंटरप्ट, इससे बात समझ में नहीं आती है दर्शकों को, प्लीज। के द्वारा उनका नाम लिया जा रहा है। रत्नेश मिश्रा ठीक है, अपनी बारी में बोलिएगा। बोलिए डीपी यादव। देखिए अर्चना जी, कम से कम समझ चुके हैं, दलितों और पिछड़ों को केवल मौका आने पर हिंदू बनाने का काम करते हैं, उनका वोट लेने का काम करते हैं। मैंने अभी कहा तो मुख्यमंत्री बनाया, हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया। अरे मैं सिर्फ डीपी यादव आपसे ये पूछ रही हूँ, आपकी सरकारों में दंगे हुए, आपकी सरकारों में क्या हिंदू पर अत्याचार हुए? क्या आपकी सरकार के समय जब हिंदू पलायन करने को मजबूर थे तब आपने क्या किया? तब आपने, अरे कम से कम डीपी यादव सवाल तो ले लीजिए, इस बात पर जवाब दीजिए मुझे। अब आप एक ही बात बार बार रटते रहेंगे तो नहीं ना बात बनेगी। हिंदू मुस्लिम जाति धर्म जाति धर्म। अरे मैं आपसे तथ्य के साथ कह रही हूँ, जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री कह रहे पूर्ववर्ती सरकारों में ये सब हुआ, देखिए मुख्यमंत्री आपकी सरकार में क्या क्या हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं कि नहीं? मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। मेरी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हुई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई, कानून व्यवस्था अच्छी हुई, डायल 100 हमने किया, 112 हमने किया, लोगों को बेहतर शिक्षा देने का काम किया, स्वास्थ्य देने का काम किया, अस्पताल बनाया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार इस तरह से
लोगों को लड़ाने का काम नहीं करती है। हमारी सरकार जो है आपसी वैमनस्यता बढ़ाने का काम नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम करने का काम नहीं करती है। हमारी सरकार में बहुत अच्छे और बेहतर काम हुए। अगर उन कामों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ाती तो आज ये प्रदेश बहुत आगे निकल गया होता। आज युवा आक्रोशित नहीं होता, आज युवा कुंठित नहीं होता। रोजगार मेला लगा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन उसमें गालियां पड़ रही है सरकार को। युवा वहां से निराश होकर के लौट रहा है। लाखों पद खाली है विभिन्न विभागों में, चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो। अरे डीपी यादव जी, आपको पता है अगर आप इस तरह के जवाब दे रखे ना तो आप मुद्दे से भाग रहे हैं। जिन मुद्दों को आप उठा रखे हैं ना, ये भी मसले हैं, इन पर भी बात होनी चाहिए डीपी यादव। लेकिन जो डेमोग्राफिक बदलाव की हम बात कर रखे हैं, उस टॉपिक से आप भाग जाएंगे कि कहीं आपके वोट बैंक को खतरा ना हो जाए। डीपी यादव, आप अपने वोट बैंक का खतरा सता रहा है क्या? मैंने ये बताया कि ये रिपोर्ट गलत है और इस रिपोर्ट के माध्यम से केवल सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। तो आप ये मानते हैं कि पिछले जो 78 वर्ष रखे उस वक्त कोई दंगा नहीं हुआ, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई? जो ये 1948, 1952, 1978, 1970 में 30 दिन, 20 दिन, 7 दिन, 8 दिन कर्फ्यू लगा रहा, उस पर कोई जवाबदेही नहीं है। उसको आप इतिहास में गिनते ही नहीं किस तरह के दंगे हुए। डीपी यादव, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से संबल को सुलझाने का काम किया गया। इन्हीं को लोग जाकर के वहां पर दंगे कराने का काम कर रहे थे, जिसकी सच्चाई लोग समझ गए और लोग इनको जवाब देने लगे। तब ये इस तरह की रिपोर्ट ला करके लोगों को गुमराह करने का काम करें। आप बात समझिए। अरे आप, अच्छा, जो बर्ग साहब ने बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? अभी उसको लेकर भी चर्चा हो गया। मैं उस पर आना नहीं चाहती थी डीपी यादव, लेकिन अब आपने कहा तो आप उस पर, हाँ बताइए। अब अर्चना जी, अब पूरे संबल पर ही आप बात कर लीजिए। जिस प्रकार से वहां पर सर्वे होने जा रहा था, आसानी से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा अरे अब तो हमारा एजेंडा फेल हो गया, हम तो दंगा कराना चाहते थे और ये तो शांतिपूर्ण सर्वे हो रहा है। तब इनके लोग सुनियोजित तरीके से जाकर वहां नारेबाजी करने लगे। इन लोगों को नहीं, ओके। फाजिल की आवाज आ रही है क्या? फाजिल हमारे साथ जुड़ गए। फाजिल, इसी समाजवादी पार्टी ने, और इनकी निर्लज्जता देखिए अर्चना जी। ठीक है, चंद्रांशु जी, अर्चना जी, इसका जो 80% हिंदू है ना, वो सुन रहा होगा तो कसम खा रहा होगा कि समाजवादी पार्टी का नाश ही करके छोड़ेंगे। ठीक है, ओके। चंद्रांशु जी, ये जो हो रहा है आपको क्या लगता है कि सुरक्षा के लिए सरकार ने कभी सचमुच कोई कदम? आप बीच में इंटरप्ट मत करिए। अरे रत्नेश मिश्रा जी, मेरे बीच में इंटरप्ट मत करिए प्लीज। अर्चना जी, अच्छा रहा कि पूरी बात हम डीपी भैया की नहीं सुन पाए। बीच में जो है तो आरती होने लगी, तो आरती की धुन कान में आने लगी, तो अच्छा हो गया। थोड़ी बहुत इनकी बात मैंने सुना। पहली बात तो इन्होंने कहा कि निराधार ये सब कुछ जान के बैठे हुए हैं और सामने वाला बिना जान के बैठा हुआ। तो इनको जानकारी के लिए मैं एक जानकारी दे दूं कि मैंने मुलायम सिंह जी के लिए जो भी कहा वो बाकायदा यूट्यूब में, गूगल में अभी भी इनको मिल जाएगा, उसको देख लें। और जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं इनको इस बात को जानना चाहिए कि सामने जो बैठा व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अच्छे से जानता है। डीपी यादव जी, पूरा सुनिए ना, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। सुनने का डीपी भाई, आप लोग सुनने के साथ बहुत जल्दी बात है। आप कुछ भी बोलते हैं फिर सुनने बोलने नहीं देते, गलत बात है। डीपी यादव जी, आप कितनी मिर्ची क्यों लग जाती है? मुझे समझ में नहीं आता। गलत बात, पहले सुनने का बात करके आप टोकना शुरू कर देते हैं। मैं वो आप व्यक्ति सुन सामने तो बैठा लीजिए। हुआ हूँ। डीपी यादव जी प्लीज, आप थोड़ा संयम बरतिए। पहले पूरी बात सुनिए फिर जवाब दीजिए। हाँ जी, मुझको जेल भेजने का काम किया हुआ है। किस बात की बात करते हैं? एक ही दिन में जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आप अम्बेडकर नगर टांडा जाके देख लो। उस समय राम बाबू की हत्या होती है और जियाउल हक सीओ की हत्या होती है। वहां 50 लाख रुपए ले जाके देते हैं, नौकरी देते हैं। और यहाँ पर क्या देते हैं राम बाबू के परिवार को कि उसके भतीजे को और हत्या दे देते हैं। ये आपका राज था, गुंडा राज था, ये दे रहे थे। किस संविधान की बात करते हो? बाकायदा यहाँ पर रेप होता था, बलात्कार होता था और कहीं ना कहीं पार्षदों से पूछ करके एफआईआर दर्ज होती थी। आपको हजम नहीं होगा सुन करके। आप ज्ञान मत दीजिए। हम खुद जेल काट करके आए हैं और निर्दोष अपने राम मंदिर का, अपने अयोध्या की परिक्रमा करने के लिए जेल दिया है हमको। और आप संविधान की बात करते हैं। आप मुझको ईमानदारी से अगर सचमुच जमीर है तो आप मुझको उत्तर दीजिए कि अभी मुर्शिदाबाद में जो भी हिंदू पलायन कर रहा था, एक ट्वीट अखिलेश जी किया कि नहीं किया? आप उसका उत्तर दीजिए। क्या वहां से जो पलायन कर रहे थे वो संविधान के दायरे में कर रहे थे? एक बार भी कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हुए, एक बार कभी अखिलेश जी बोले किस संविधान में था? आपको बताना तो हमको एक बात बताइए, आप खुल करके उत्तर दीजिए। डीपी भैया, मैं पूछता हूं आपसे, ईमानदारी से आप हमको उत्तर दीजिए, किस संविधान के अंदर वक्फ बोर्ड में जाकर के हिंदुओं के घर पर ताला लगा दिया जाए और अखिलेश यादव ऐसे वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रहे थे? कहां से हो रहा था?
अजमल कसाब के हत्या के फांसी रुकवाने के लिए जिन लोगों की दस्तखत थी उसमें अखिलेश यादव जी का था। ये ठीक किस है। संविधान के अंदर था उसको बताने की कृपा करेंगे आप? अब बताइए किस संविधान की बात कर रहे हैं? और ये गुमराह करने वाला, मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह बयानबाजी करेंगे तो अभी तो दूसरा पंचवर्षीय है, बहुत दिनों तक फिर यही करना पड़ेगा। इसलिए जमीन से जुड़िए और जमीन के हकीकत, मुद्दा, कुर्सी अपनी जगह पर रखिए, पर जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए, उस पर काम करने की जरूरत है। हम भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी पर जितना जो कहना कहिए, पर जब जमीन की बात हो तो आप उसको सर्वे करवाइए, वहां अपने लोगों को भेजिए और दिखवाइए, तब आपको जमीन पता चलेगा। ठीक है चंद्रांशु जी, बहुत अच्छी बात आपने कहने से कही, कुछ जो नहीं होगा। जमीन और पर जब तक है, जमीन मिल जो जाएगी, यही जमीनी होगा। हकीकत है। ठीक है चंद्रांशु जी, जो जमीनी हकीकत है, जो अभी सर्वे है, कोर्ट के दायरे में चीजें हो रही हैं, कोर्ट के थ्रू तमाम चीजें हो रही हैं, साक्ष्य भी आए, लेकिन इतिहास भी इसके लिए गवाह है, उसको ना नकारा जा सकता है ना झुटलाया जा सकता है। तो आज अगर डेमोग्राफिक बदलाव की बात हो रही है तो उस पर चर्चा करना जरूरी है और पिछली सरकारों को उस पर जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है चंद्रांशु जी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पर इसी के साथ, क्योंकि समय की थोड़ी कमी के चलते आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और निश्चित तौर पर डेमोग्राफिक बदलाव जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई इस बदलाव को करने की कोशिश करता है तो उसका भी पलायन होगा। तो निश्चित तौर पर अब मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, हिंदुओं की आबादी घटी, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल उठना लाजमी है और इसीलिए आज ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि जब ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और उसमें जितने तमाम चीजें, चाहे वो मंदिर को लेकर साक्ष्य हो या फिर हिंदुओं की घटती आबादी की हकीकत हो, वो तमाम चीजें फैक्ट चेक होंगी, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी और सबसे बड़ी बात यह भी कि आखिर क्या विपक्ष सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए शांत बैठा रहेगा? ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ, क्योंकि चाहे हम 1978 की बात करें, चाहे हम 1992 की बात करें या 1970 की बात करें, जो दंगे हुए, कर्फ्यू लगे, किसकी जिम्मेदारी? और जो 45% की आबादी थी वो मात्र 15 कैसे रह गई? क्या इतने सारे लोग एक साथ कामकाज के लिए संभल छोड़ के चले गए, या फिर उनके साथ हिंसा हुई, उनको डराया गया, धमकाया गया? आखिर हुआ क्या? हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, इस बात को खुले मंच से मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन एक संदेश आज उन्होंने दे दिया है कि डेमोग्राफिक बदलाव करने वाले जो इसके लिए साजिश रच रहे हैं सुनियोजित तरीके से, अब उनका ही पलायन होगा। ये मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा है कि जो पिछली सरकारों ने नहीं किया वो हम कर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है 450 पन्नों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे जिससे यह स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर दंगों के चलते, हिंसा के चलते, साजिश के चलते, षड्यंत्र के चलते संभल में कैसा खेल खेला जा रहा था। आखिर संभल हिंसा की आग में अगर झुलसा तो इसके पीछे किसकी साजिश थी? इसको लेकर भी सवाल उठेंगे और ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी, होना जरूरी भी है, क्योंकि जनता भी सवाल पूछती है, क्योंकि यहां पर जिम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए भी है। और इसी बीच सरकार से भी सवाल पूछा जाएगा कि आखिर प्रशासन इसके लिए क्या कदम उठा रहा है। अगर इस तरह की हिंसा हो रही है, अगर इस तरह की साजिश रची जा रही है, तो इसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी क्या है? ये सवाल पूछना भी लाजमी है। हालांकि लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हमने तमाम उन आंकड़ों को भी रखा जो पिछले 78 वर्षों के जो खेल खेले गए, जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से तमाम लोग उस हिंसा का शिकार हुए, उस अत्याचार का शिकार हुए, उसके एक एक आंकड़े को भी हमने टीवी स्क्रीन पर रखा है। तथ्यों के साथ, तर्क के साथ बात रखी गई, लेकिन संभल का विषय काफी संवेदनशील है और ये मसला यहीं पर खत्म नहीं होता। इसके अलावा कई और सवाल भी इस बात को लेकर उठते हैं कि आखिर संभल पर विपक्ष क्यों चुप्पी साधे? जवाब देखिए उनकी भी। इसी के साथ इस खबर पर बने रहेंगे, आगे भी लगातार तमाम जानकारी आप तक पहुंचा